और 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आ जाए हैं। और पहला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी फ्लो एंड रियल फ्लो। मुद्रा प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नाम से क्लियर है, वास्तविक और मुद्रा। तो जहां मुद्रा का प्रवाह होगा वहां सिर्फ पैसे की बात होगी, और जहां वास्तविक प्रवाह होगा वहां सेवा और वस्तु की बात होगी। तो सबसे पहले आते हैं कि वास्तविक प्रवाह क्या होता है। पॉइंट वाइज आप समझिएगा। तो वास्तविक प्रवाह में की विशेषताएं हम पहले 5 पढ़ लेंगे। तो पहली विशेषता है वास्तविक प्रवाह की कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होगा। क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होगा। दूसरा होगा कि उत्पादन से उपभोग की ओर चलता है। यहाँ पे पहले प्रोडक्शन होगा, फिर उसका यूटिलिटी होगा, यूटिलाइजेशन होगा। तो वास्तविक प्रवाह में क्या होता है कि पहले प्रोडक्शन फिर उपभोग। ठीक है, यानी कि पहले उत्पादन फिर उपभोग। दूसरा पॉइंट हो गया। उत्पादन करने के बाद नहीं, इसी वास्तविक प्रवाह में होता है। लेकिन मुद्रा प्रवाह में होता है कि पहले जरूरत होगा तब उत्पादन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले उत्पादन हो जाएगा। ये वास्तविकता यही है ना कि कोई चीज आएगा तभी ना उसका उपभोग कीजिएगा। तीसरा है कि इसमें श्रम का जरूरत पड़ेगा, भूमि का जरूरत पड़ेगा, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उद्यमिता की जरूरत पड़ेगी और उत्पादन के साधन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसमें? वास्तविक प्रवाह में। और यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक गतिविधियों को दर्शाएगा। इसका जो एक्चुअल गतिविधि है, वास्तविक गतिविधि है, वास्तविक प्रवाह उसी को दिखाता है। क्लियर है? इसका प्रवाह सामान्यतः घड़ी की दिशा में होता है। जैसे घड़ी घूमता है ना राइट साइड, ये इसका वास्तविक प्रवाह को घड़ी की दिशा में घूमता हुआ माना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा किसान, अनाज, उपभोक्ता। किसान है वो अनाज का उत्पादन करेगा, उसको उपभोक्ता ले जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल है, लोग मजदूर है, श्रम करेगा, श्रमिक, श्रम और फिर कारखाना। एग्जाम्पल में क्या होगा? श्रम, श्रमिक, श्रम, कारखाना। किसान, अनाज, उपभोक्ता। या फिर कारखाना, वस्तु, फिर बाजार। श्रमिक बंद कैसे होगा? श्रमिक तो पहले हो गया। श्रमिक श्रम किया तो कारखाना में गया, कारखाना से वस्तु निकलेगा तो वो बाजार जाएगा। यहाँ पे वास्तविक, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? रियल फ्लो। ये रियल फ्लो नहीं है, ये रियल फ्लो है। ठीक है, इंस्टाग्राम वाला रील नहीं है ये। तो वास्तविक फ्लो या वास्तविक प्रवाह क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? इसी का दूसरा पार्ट है मौद्रिक प्रवाह, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें धन का लेन देन होता है। पहले वाला में क्या हो रहा था? वस्तु का और सेवा का हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ धन की बात होगी। इसमें क्या होगा कि यहाँ उपभोग से उत्पादन की ओर चलेगा। आपका जो जैसे जैसे यूज बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन होगा। इसमें क्या था कि पहले उत्पादन होगा फिर उपभोग होगा, लेकिन यहाँ उपभोग के हिसाब से उत्पादन होगा। इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं। तो समस्या था ना वहाँ, क्या उत्पादन करें, कैसे करें। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिमांड देखा जाएगा कि कंजप्शन किस चीज का होना है, उसी चीज का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, इसमें क्या चाहिए? तो पहले इनकम चाहिए, आय। आय के बाद चाहिए मजदूरी, उसके बाद चाहिए किराया, उसके बाद चाहिए ब्याज, उसके बाद चाहिए लाभ। ये कंडीशन है। वहां पे कंडीशन अलग, यानी कि इसका प्रवाह जो है वो घड़ी के विपरीत होगा। तो वास्तविक प्रवाह जो है घड़ी की तरह होता है, सीधा होता है, और इसका घड़ी के विपरीत होता है। वहां वास्तविक में क्या है कि पहले प्रोडक्शन होगा फिर कंजप्शन होगा। यहाँ पे पहले कंजप्शन होगा उसके बाद फिर प्रोडक्शन होगा। तो उसमें क्या है, वास्तविक में होता है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होगा, यहाँ पे मुद्रा का प्रवाह। तो यही फर्क है
वास्तविक प्रवाह में और मौद्रिक प्रवाह। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? तो पहले कंज्यूमर, उपभोक्ता, फिर पैसा और फिर दुकानदार। आपके पास पैसा है, आप ग्राहक हैं, तो आपके पास पहले पैसा चाहिए, तब आप दुकान में जाकर खरीद सकते हैं। या फिर कारखाना है, तो कारखाना को पहले मजदूरी देने के लिए पैसा लाना चाहिए, तब वो मजदूर को रख सकता है। या फिर सरकार है, तो सरकार पहले वेतन का जुगाड़ करेगा, तब हमारा अपॉइंटमेंट करेगा, तब हम उनके कर्मचारी। यानी कि व्यवस्था पहले करनी होगी, तब आप कुछ कर सकते हैं। घर में आपको काम लगाना है, सब कुछ कीजिए, तो लेबर का पहले पॉकेट में पैसा लीजिएगा, तब लगाइएगा। ऐसे लगा लीजिए नहीं। तो यहाँ पे जहाँ मुद्रा का लेन देन होता है, वहां मुद्रा का व्यवस्था पहले करना पड़ता है। सपोज कीजिएगा मेरे पास ट्यूशन पढ़ना है, तो पहले आपको ये सोच लेना होगा ना कि 1 महीने में इतना सर को दे देना है, कि पढ़ने के बाद सोचिएगा। तो ये है मुद्रा प्रवाह। लेकिन वस्तु और सेवा प्रवाह में ये नहीं होता है। वस्तु में क्या होता है कि पहले तो वस्तु के लिए आप लगाइएगा, वस्तु का प्रोडक्शन होगा, तब ना मार्केट में जाएगा कंजप्शन के लिए। तो यही दोनों में फर्क है। कोई डाउट? इसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट, 5 पॉइंट आपको लिखवा दिए। अगला क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नाम से क्लियर है कि व्यष्टि है तो वह यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन यहाँ पे हो। समष्टि जो है वहां पे यानी कि सामाजिक इकाइयों का, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन हो। इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आ गया, समस्त मांग भी, समष्टि मांग इकाई। ठीक है, जहाँ समष्टि आएगा उसको बोलते हैं समष्टि। तो ये इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बताइए? उपभोक्ता, फर्म, मजदूर, उद्योग, ये सब क्या है? व्यक्तिगत इकाई। तो पहला विशेषता हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मूल्य निर्धारण पर जोर होगा, इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत में कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा? पहले प्राइस फिक्सेशन पे जोर दिया जाएगा, मूल्य निर्धारण पर जोर दिया जाएगा। यानी कि वस्तु हो, सेवा हो या उत्पादन के साधन हो, उनकी कीमत कैसे तय होगी, इस पे जोर दिया है। कोई भी कंपनी किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, तो वो प्रोडक्शन से पहले डिसाइड कर लेता है कि उसमें इतना खर्चा होगा, बनने के बाद कितना रुपया इसका प्राइस है, पहले मूल्य निर्धारण पे तय किया जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फॉर्मूला है कि प्राइस फिक्सेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है कीमत सिद्धांत। कुछ देर पहले आया था कि समष्टि को भी बोल सकते हैं ये सिद्धांत दूसरे नाम से, तो नहीं, सिर्फ व्यष्टि को ही कीमत सिद्धांत के नाम जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी फंसाता है, वो आपसे सीधे पूछ देगा कि कीमत सिद्धांत सब क्या समझते हैं। अब आप व्यष्टि का सबसे बड़े कहें कीमत पढ़ नहीं किए, लेकिन दोनों की है। ठीक है, तीसरा क्या है कि यहाँ पे मांग और आपूर्ति का विश्लेषण होता है। किसमें? व्यष्टि में। व्यष्टि में मांग और आपूर्ति का विश्लेषण होता है, यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार और उत्पादक के निर्णय दोनों का अध्ययन किया जाए। उपभोक्ता का व्यवहार और उत्पादक का निर्णय। आखिर उपभोक्ता को अगर जैकेट की जरूरत है, तो उत्पादक कॉटन कपड़ा बनाएगा? नहीं, जैकेट नहीं ना बनाएगा। क्या स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाएगा? आजकल ढेर का तो पार्क बना हुआ है, पानी वाला, पानी वाला पार्क, उसक पचा के सब नहाया रखता है, वाटर पार्क कहते हैं। देखो, विकास बहुत नॉलेज रखता है सब। पांचवा क्या है, चौथा, कि संसाधनों के कुशल उपयोग पर बल दिया जाएगा। अगर कोई चीज आपका व्यक्तिगत या मेरा व्यक्तिगत है ना, जैसे मान चलो कि मार्करवा है, तो मार्कर को अगर फेंकना है तो इसका एक एक इंक निचोड़ दीजिए, तनियों को इसमें बचना नहीं चाहिए। आपके घर में लेबर काम करने आ जाए और 5 बजे का टाइम है और 5 दिन पहले अगर खैनी बनाने लगा, हाँ जी तो खैनी बना रहा है काम छोड़ के, तुरंत कहिएगा। अब 5 दिन पहले नहीं छोड़िएगा, 5 कहाँ पर जाए, 5 मिनट काम करके जाना, पहले 5 मिनट वैसे करवा लेगा, कम नहीं करना। तो इसमें क्या होता है कि संसाधन जो भी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जाएगा, कुशलतम उपयोग किया जाएगा। अब सरकारी नौकरी कीजिएगा, 10 मिनट लेटर पहुंचेगा तो अपना आपको राजा समझिए। अब प्राइवेट कंपनी में काम कीजिएगा
तो 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो पेमेंट कट गया। जैसे एक स्कूल है, आप जानते होंगे अच्छे से, उस स्कूल का नियम है, अभी वैकेंसी आया है, ठीक है वहाँ, तो वहाँ स्कूल का नियम है, वो अच्छा नियम है, प्राइवेट है, वहाँ का नियम, इसको तो व्यक्ति का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उसी स्कूल का नाम है, उस स्कूल का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अगर टीचर टाइम से पहुंच गया तो फुल पेमेंट, लेकिन अगर टीचर को आने में लेट हो गया तो पेमेंट कट जाएगा, पूरा दिन का नहीं कटेगा, जितना टाइम लेट हुआ उसका पेमेंट कट जाएगा। साथ में 16 सीएल भी देता है, तो 16 को छोड़ के वो कटेगा पेमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो 16 दिन भी आप ड्यूटी कर लिए, सीएल नहीं लिए, तो उसका इंक्रीमेंट भी मिलेगा। मतलब अगर आप छुट्टी नहीं लिए तो बहुत क्या होता है, 16 सीएल है हम अपना यूज कर लेते हैं, बहुत लोग सोचता है क्या यूज करें, लोग चले जाते हैं, तो 16 सीएल का अलग से पैसा दे। तो ये सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यक्तिगत फर्म में ही संभव है, सार्वजनिक फर्म में संभव नहीं है। पिछले 6 साल में को शेयर नहीं लिए, लेकिन आज तक हमको 1 रुपया बेसी नहीं मिली, इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो ये सार्वजनिक फर्म में संभव नहीं है, ये संभव है क्योंकि उसको चाहिए कि वो साधन जितना है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, उसके पास जो भी रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर सके, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, और आपको तो बेहतर समझ में आया है क्योंकि आपके घर में भी हैं लोग वैसे डिपार्टमेंट में वर्किंग। 5वां है आंशिक संतुलन, यानी कि अर्थव्यवस्था के एक भाग को यहाँ अलग थलग मानकर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि मेरा कंपनी का अर्थव्यवस्था कैसा चल रहा है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उसका पड़ोसी कंपनी डूब रहा है कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। छठा क्या है कि यहाँ पे अधिकतम लाभ की ओर जाए, ज्यादा लाभ चाहिए इसको, और उपयोगिता भी अधिकतम होनी चाहिए, किसमें, तो यहाँ पे उत्पादक जो है मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है। एग्जाम्पल दिए ना, मान लो मेरा कोई कंपनी है और मेरे स्टाफ है, हम उसको 2 रुपया ज्यादा दे देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा सके, ठीक है। लेकिन अगर वो सार्वजनिक संस्था होगा तो एक फिक्स रेट है, उससे 2 रुपया ज्यादा चाह के भी नहीं दे सकते हैं, वो काम भले 2 घंटा कम कर दे। हाँ, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप मरीजों में मरते भी रहिएगा तो डॉक्टर अपना मरने से आएगा, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले तो दिन भर आपके पीछे डॉक्टर लगे रहे। तो यही फर्क है व्यष्टि और समष्टि। 7वां है कि ये मूल्य सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए चावल की कीमत क्यों बढ़ी, एक फर्म उत्पादन कितना करे, इन सब चीजों पर वो फोकस करे, ठीक है। तो ये 7 विशेषताएं आपका माइक्रो के हो गए। अब आते हैं मैक्रो की विशेषता। तो मैक्रो का पहला विशेषता है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा, वो व्यक्तिगत कर रहा था, ये संपूर्ण करेगा। संपूर्ण में क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करेगा, व्यक्तिगत आय का विश्लेषण नहीं करना है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करेगा, यानी कि जीडीपी, जीएनपी या प्रति व्यक्ति आय जो होगा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तो यहाँ पे रोजगार और बेरोजगारी का अध्ययन किया जाएगा कि हमारे पास कितना रोजगार है, कितने बेरोजगारी हैं, कैसे बेरोजगारी को कम किया जाए, कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए, ठीक है। यानी कि कुल रोजगार का स्तर और बेरोजगारी का स्तर का अध्ययन किया जाएगा। चौथा है कि मुद्रास्फीति और मूल्य स्तर पर ध्यान दिया जाएगा कि हाँ महंगाई है, कि मुद्रास्फीति है, कि अपस्फीति है, कि कीमत का समान स्तर है, इसका अध्ययन किया जाएगा कि जो कीमत है वो ठीक है, बैलेंस्ड है, या महंगाई हो गया है, या मुद्रास्फीति बढ़ गई है, या अपस्थिति की स्थिति में है, तो इसका अध्ययन किया जाएगा। व्यष्टि में तो नहीं किया जा सकता है। अब हमने मेरे जाने से महंगाई रुक जाएगा, मुद्रास्फीति रुक जाएगा, तो हम अध्ययन क्या करें। ये काम करना किसका है, समष्टि का, जो पूरे समाज को कंट्रोल करने का क्षमता इसमें, यानी सरकार, ठीक है। 5वां क्या है, तो यहाँ पे आर्थिक विकास और वृद्धि की बात होगी, यानी कि देश की दीर्घकालिक प्रगति कैसी हो, देश का विकास कैसे हो, इस पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे ये फोकस नहीं किया जाएगा कि मेरा विकास कैसे हो रहा है, कंपनी का विकास कैसे हो रहा है। छठा है
कि इसमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में नियम बनाए जाएंगे कि टैक्स कितना हो, सरकारी खर्चा कितना हो, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कितना हो, मुद्रा आपूर्ति कितना किया जाए कि उस मुद्रा का लेवल बना रहे। ज्यादा मुद्रा आपूर्ति करने के बाद मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है। भारत की एक शायद नेत्री थी, बहुत अच्छी नेत्री थी, सुषमा स्वराज जी। उन्होंने कहा था कि जब रुपया गिरता है, रुपया का जब मूल्य गिरता है तो सिर्फ रुपया का मूल्य नहीं गिरता है, देश का इज्जत गिर जाता है। और इसी बात को लेकर भारतीयों ने तत्कालीन सरकारों को उखाड़ दिया। लेकिन आज पुनः वही स्थिति है कि उससे भी ज्यादा रुपया का मूल्य गिर रहा है और आज सुषमा स्वराज जैसी कोई नेत्री भारत में नहीं। तो खैर, बहुत अच्छी नेत्री थी, उनकी बेटी भी सांसद बनी है दिल्ली से, बहुश्री स्वराज। लेकिन सुषमा स्वराज वाली बात शायद नहीं है, या फिर सरकार में इसलिए नहीं बोल पाती, ये कारण हो सकता है। तो कहने का मतलब है समग्र संतुलन की यहाँ पे बात होगी 7वां पॉइंट में, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को बैलेंस बना के कैसा रखा है। यहाँ पे बात होगी आय का और यहाँ पे होगा रोजगार का। तो उसको कहते हैं कीमत का सिद्धांत, और समझो कहेंगे आय और रोजगार। इसका दूसरा नाम आय और रोजगार। तो समष्टि को क्या, समष्टि ऐसा हो गया, ये होता है आय और रोजगार का सिद्धांत। तो लगभग 15 विशेषता बता दी, और चाहिए? ओके, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन में, अरे भाई बौद्ध धर्म, अब बौद्ध दर्शन लगे रहे होगा। बौद्ध धर्म एक ठीक है कुछ, बौद्ध धर्म के त्रिलक्षण कौन कौन है और इसका अर्थ क्या है? तो बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के 3 लक्षण बताने हैं, त्रिलक्षण। तो इस संसार का हर वस्तु, अवस्था और अनुभव अस्थायी। दुनिया में जो भी चीजें हैं, चाहे वो वस्तु हो, अवस्था हो या अनुभव हो, ये टेम्पररी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं। अभी आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कुछ देर बाद ज्यादा स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। अभी आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनने का मन कर रहा है, कुछ देर बाद ही आपको हंसने का मन करेगा। आज कक्षा में पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया कि भाई आप पिगमेंट्स क्यों लगाते, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम शाकाहारी, पूरा चंदन का टीका लगा के आए और साथ में पिगमेंट भी था। देखिए हंसने लगे ना। यही बात बौद्ध धर्म के लक्षण है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं। अगर वो चुप थे, तुरंत चेहरे पे मुस्कान आ गई, तो कोई भी चीज अस्थायी नहीं है। यही है बौद्ध धर्म का त्रिलक्षण। तो न सुख अस्थायी है, न दुख अस्थायी है, न शरीर अस्थायी है और न संबंध अस्थायी। ये रिश्ते भी समय समय पर बदलते हैं। आज हम लोग साथ हैं तो हो सकता है कि सामने आपको कहिए कि मुस्तफा बढ़िया, कल के डेट में अगर कहीं दूर चले जाइए, बड़ी पकड़ पकड़ करता था, नहीं पकड़ जाता तो खड़ा करा देता। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा, कॉमनली ये नेचर होता है। तो संबंध अलग अलग होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक माँ अपने बेटे को पालती पोसती है, एक पिता अपने बेटे को पालता पोसता है। तो बेटा और माँ का, पिता का रिलेशन बहुत प्रकार होता है। जैसे ही उसके घर में एक और एंट्री होती है, मतलब बहू या पत्नी की, तो रिश्ते में, संबंध में बदलाव होता है। क्योंकि लड़के का सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है कि अगर पत्नी की बात मानता है तो मां नाराज, कहेगा कि जोरू का गुलाम गोविंदा वाला बन गया, मूवी था। और अगर माँ की बात मानता है तो पत्नी नाराज कि हम दूसरा घर की बेटी है इसलिए हमको इज्जत नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि संबंध बदल जाएंगे। तो बौद्ध धर्म में यही कहा गया है कि सुख दुख, शरीर और संबंध कुछ भी अस्थायी नहीं। आज आप बेटी हैं, कल आप बहू बन जाएगी। आज आप बेटी हैं, कल आप बहू बन जाएंगे। तो संबंध अस्थायी है नहीं सर। आज आप स्टूडेंट हैं, कल आईएएस बन जाएंगे।
आज आप पूछ के आ रहे हैं मैं कभी सर, कल आप लोग IAS बन गए सर, अगर हमको कभी कुछ काम पड़ा तो हमको तो मैं कभी पूछना नहीं पड़ेगा, पहले आपके डाक से 4 पर्ची भिजवाना पड़ेगा कि चाहिए ना, कहिए कि कमलेश सर आए हैं। कौन कमलेश सर? तो बोलिए कमलेश पांडे आए हैं डालने वाले आए, नहीं जानते हैं हम। तब जहां से हमको गुस्सा पड़ेगा तो दरवाजा ठोक के आएंगे कि IAS बन के चले अंदर ये हम। तो यहाँ पे संबंध मत लेगा। आज आपको कुछ कहना पड़ रहा है, कल हमको भी कुछ कहना पड़ सकता है अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो। ठीक है, ठीक है, आप मेरे से छोटे ही हो, लेकिन वहां पे पद की गरिमा होती है। एक हमारे मित्र हैं, MLA हैं। अब स्थितियां ऐसी हो जाती है कि पहले मित्र थे, आज MLA हो गए हैं, तो संबंध बदल गया। अब जाने के बाद प्रयास करना पड़ता है कि उनको विधायक जी कहें, मुंह से निकलता नहीं है। अब सपोज करो तुम विधायक बन जाओगे, और तुम कितना देर विधायक जी कर सकते हैं, मुंह से निकल नहीं जाएगा शरीर असुनवा कर दे कि नहीं कर दे। तो कहने का मतलब है कि अस्थाई कुछ है नहीं है, सुख भी अस्थाई नहीं है, दुख भी अस्थाई नहीं है, और शरीर भी अस्थाई नहीं है, और साथ में ये संबंध जो है, रिश्ते जो हैं, ये भी अस्थाई नहीं है। आज शिवम हुडी पहन के आए, कल हो सकता है कबड्डी पहन के आ जाए। खैर, तो इसका सार ये है कि जो उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट होना है। आगे तो जो उत्पन्न हुआ है उसको चाहे कुछ भी हो, इंसान हो, धान का खेत हो, या गेहूं का खेत हो, या किसी का बुद्धि हो, बुद्धि भी हमेशा एक समान काम नहीं करता है, और किसी किसी का तो 100 ग्राम कम भी होता है। तो इससे पता क्या चलता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यानी कि अस्थायित्व की जो कल्पना करता है, कोई ये सोचता है कि आज हम स्मार्ट हैं, जैसे शिवम समझता है, तो इसको अविद्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अविद्या, यानी कि अज्ञानी है। अगर हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी हम हैं, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। अगर आप लोगों में किसी को ये अहम हो जाए कि आई एम द बेस्ट, तो जिस दिन ये अहम हो गया उसी दिन यू आर द रोस्ट। हाँ, ससुरा की कहानी खत्म, आपको रोस्ट किया जाने लगेगा, उसी दिन से शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी कहानी आपको बताई गई, ये सिलेक्शन का पहला लक्षण, और पहला लक्षण को बोलते हैं अनित्यता। अनित्यता, ठीक है, तो अनित्यता में कुछ भी अस्थायी नहीं। दूसरा लक्षण है दुख। त्रिलक्षण में दूसरा लक्षण है दुख, सफरिंग, दुख। तो संसार जो है दुखमय है, यहाँ सुख अस्थायी नहीं है, लेकिन दुख जो है वो सबके पास है। यानी कि आप कितना भी खुश रह लो, लेकिन अंत जो है दुखी है। सही बात। तो चेहरे पे मुस्कान बिखेरते रहो और दिल के आंसुओं में बहाते रहो। तुम सुबह सुबह देखे, आप लोग देखे होंगे कि भयंकर टक्कर हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ लोग स्टोरी लगाए तो फिल्मी गाना लगा दे, आप ही लगाए, सुन ही लगाए। तो इसलिए क्या है कि सुख जो है अस्थायी नहीं है, लेकिन दुख को भी सुख में तब्दील करने का प्रयास करते हैं। नहीं, हाँ, अरे तुम अभी बोलते क्या था, एक विभाग का दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो रहा है। अच्छा, उस विभाग के अध्यक्ष वहां मौजूद थे, नहीं मिलते, हाँ मौजूद थे। वही दूसरे विभाग के एक महानुभाव वहां आए और उस विभाग के अध्यक्ष से बोले कि सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोले कि कॉन्डोलेंस बोले। अब इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनने के बाद हमको यह अनुभव हुआ कि हम तो ट्रेन कहीं नहीं चले गए थे।
अरे भाई विभाग जा रहा है, विभाग क्यों मारता है? तो बीच में हम लोग क्रॉस में किए कि सर कॉन्डोलेंस मत पढ़ो। अरे जाने का मतलब यहाँ से डेथ ना हो गया, मृत्यु वस्तु है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान आपको मिलते रहेंगे, आप लोग मजा लेते रहेंगे। तो कहने का मतलब कि जो दुख है इसका कारण क्या है? इच्छा, और इच्छा सब में भरा हुआ है। उस टाइम कॉन्डोलेंस इसलिए हो रहा था कि हम लोग को इच्छा हो क्या था कि जाने के टाइम हम लोग को मिठाई खिलाती है, लेकिन ठहरे महानुभव कंजूस मिठाई नहीं खिला, इसका दुख है, वो है ले लिए। कल उनके पैकेट में 5 आज 2 ही दिख रहा था। दिए सर, कहूँ रख दिए होंगे कि फिर कोई ना निकाल मांगेंगे। तो इच्छा और तृष्णा जो है दुख का मूल कारण है। तृष्णा मतलब तृष्णा मोह, शिक्षा का ये तो रूप है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु। जिंदगी में 4 चीज होता है। जन्म होता है, जरा होता है, रोग होता है, मृत्यु, और राम नाम सत्य है। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, 4 सत्य है। और चारों सत्य यही है कि ये दुख का रूप, यानी कि मनचाहा चीजों का मिलना और अप्रिय का ना मिलना भी दुख। अगर आपको जो चीज पसंद है वो मिल गया, ये भी दुख है। और जो चीज ना पसंद है वो मिल गया तो भी दुख है। और जो चीज ना पसंद है नहीं मिला फिर तो भी दुख। पसंद वाला चीज मिलने पर कैसा, वो सामने रहेगा तो पसंद बदल जाएगा। एक कहावत है, दूर का ढोल सुहावन लगता है। दूर से जैसे अगर आपको होता क्या है कि शाम के समय में आप चले जाइए अम्बेडकर पार्क, ढाबे में बना हुआ बहुत सुंदर और अच्छा है, वहां पे बदबू भी आती है और कपड़े में लगे हुए परफ्यूम के सेंट भी आते हैं। वहां पे आपको दिखेंगे विभिन्न प्रकार के धनिया और पुदीना। तो वो धनिया पुदीना को अभी तभी अच्छा लग रहा है जब वो दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। अगर वो मिलन हो जाए तो उससे बड़ा दुख उनकी जिंदगी में नहीं हो सकता। धनिया पुदीना का कहीं मिक्स चटनी खाए हो, दोनों मिलेगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को सामने रख दो तो हरा हरा दिखता है ना, सुंदर सुंदर। बात बोले गलत बोले हैं क्या? धनिया का मिलन कभी भी होगा तो लहसुन से हो सकता है, टमाटर से हो सकता है, पुदीना से हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन देखने में धनिया पुदीना दोनों साथ हो तो सुंदर लगेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रिय चीज का मिलना, अप्रिय चीज का नहीं मिलना भी एक दुख का कारण। अप्रिय चीज नहीं मिलेगा तो तुमको ये पता नहीं चलेगा कि तुम जिसको प्रिय समझते थे क्या वो प्रिय तो नहीं था, इसके लिए दुख हो जाए। तो कहने का मतलब है कि प्रिय वस्तु का नष्ट होना और इच्छाओं की पूर्ति न होना दोनों क्या है, दुख का कारण है। तो त्रिलक्षण, दूसरा का लक्षण क्या था? दुख। अब आते हैं तीसरा लक्षण। तो तीसरा लक्षण है नॉन सेल्फ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनात्मा और हिंदी में बोलते हैं नॉन सेल्फ। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? नॉन सेल्फ, अंग्रेजी में अनात्मा। देखो ना हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो बढ़िया से ना हिंदी बोलेंगे। तो कोई भी अस्थाई आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं। व्यक्ति जो है 5 स्कंदों का अस्थाई समूह। व्यक्ति क्या है? 5 स्कंदों का अस्थाई समूह है। ये 5 स्कंद क्या है? तो पहला है रूप जो कि शरीर में होता है। दूसरा है वेदना जो हमारी संवेदना में होता है। तीसरा है संज्ञा जो कि हमारी चेतना में होता है। और चौथा है संस्कार जो हमारी मानसिक प्रवृत्तियों में होता है। और पांचवा है विज्ञान जो कि हमारी ज्ञान से आता है। तो ये 5 चीजों को मिलकर जो बना है यही है आत्मत्व, यही है अनात्मा। और ये अस्थाई नहीं है
आपका रूप भी बदलेगा, वेदना भी बदलेगा, संज्ञा भी बदलेगा, संस्कार भी बदलेगा और विज्ञान भी बदलेगा। अगर कोई कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो नेचर भी रोज बदलता है, सिग्नेचर तो हर दिन बदल जाता है। बस बदलने वाला चाहिए। जिसका अगर सिग्नेचर नहीं बदल रहा है तो इधर आइए, वो पत्थर ले ले पूछ देते हैं, तो सिग्नेचर नहीं होगा। खैर, शरीर इसका मूल भाव यह है कि इंसान का शरीर और मन दोनों जो है बदलता है। हमको तो लग रहा है कि आज हम हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते कहीं संत ना बन जाए, एकदम प्रवचन कहने लगे, मैंने कहीं बाबा कमलेश्वर ना बन जाए, इस बात का हमको चिंता होने लगा। मैंने उस टाइम से हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें इतना अंदर हम चले गए कि हमको कुछ पे संदेह होने लगा कि हम संत तो नहीं बन गए। खैर, तो कहने का मतलब है कि शरीर और मन जो है वो निरंतर बदलते रहता है। बचपन में आपने मेरी तस्वीर देखी होगी, मैं कितना मोटा ताजा और मासूम सा था, साथ में क्यूट भी था। क्यूट तो इतना था कि पूरे गांव की आंटियां हमको गोदी में लेके घूमती, और एटीट्यूड तो इतना भरा हुआ था, एटीट्यूड तो इतना था कि बहुत लोगों से तो 6 महीने साल तक बात तक नहीं किए। तो लेकिन क्या करोगे, समय के साथ बदलाव आता है। यही बौद्ध धर्म का तीसरा लक्षण है। तो त्रिलक्षण का परस्पर संबंध क्या है? एक है अनित्यता, यानी कि वस्तुएं बदलती हैं। दूसरा है दुख, जो दुख का मतलब है कि परिवर्तन से पीड़ा होता है। जैसे मान चलो कि शिवम की शादी किसी सुंदर लड़की से हो, तो शिवम को खुशी हो क्योंकि इसकी शादी सुंदर लड़के से हो रही है, लेकिन उस सुंदर लड़की की जो माँ है या जो उसका धनिया पुदीना है, उसको दुख हो जाएगा। भाई सुंदर नहीं है का? नहीं, मान चले कि शादी में देखते हो जो दुल्हन होती है रोती है कि नहीं रोती? आप सबकी बहन सुंदर ही हो, लेकिन विदाई के समय भाई को रोना आता है कि नहीं आता है? अब कुछ भाई ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि महीने तुम्हारी छीन लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन दुख होता है ना। खास करके माओ को तो जरूर दुख होता है बेटी के विदाई के समय। बाद में भले आदत लग जाए, लेकिन दुख तो होता ही है। या उसे खुशी के आंसू के नाम पे कह लो, लेकिन खुशी खुशी से रोना तुम नहीं आता है। लोग कहते हैं कि खुशी के आंसू हैं, हमको आज तक ये अनुभव नहीं। हंसने में कैसे रोएंगे भाई? तो अब इसके लिए हम लोग तो महात्मा बुद्ध से मिलना पड़ेगा, लेकिन अभी मिलने का समय नहीं है। जब नहीं अभी अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, अभी रूट बिजी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? समस्त मान, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं समस्त मान, और हिंदी में बोलते हैं एग्रीगेटेड डिमांड, यानी कि एडी क्या है? तो समस्त मान का तात्पर्य है किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्य स्तरों पर सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग। यानी कि कोई एक टाइम पीरियड है, 1 साल का हो सकता है, 3 महीना का हो सकता है, 6 महीना का हो सकता है, बेसिकली 7 साल भर का होता है। तो साल भर में एक देश का अर्थव्यवस्था होगा और वहां पे अलग अलग मूल्य के सामान बिकेंगे, तो उनकी जो कुल मांग है उसको हम लोग बोलेंगे समस्त मांग। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो लिख सकती हैं। इस सरल शब्दों में, कौन शब्दों में? सरल में। हाँ सरल, सरल मत लिखना, सरल। सरल शब्दों में देश की पूरी अर्थव्यवस्था में कुल खर्च ही समस्त मांग कहलाती है। क्या? देश की पूरी अर्थव्यवस्था में कुल खर्च जो होता है वही समस्त मांग कहलाता है। ठीक है, कैसे? तो इसका फार्मूला होता है एडी। एडी का फुल फॉर्म एग्रीगेटेड डिमांड, और इसमें होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस एम। अब बताओ सी मैंने क्या होगा? सी मैंने कंजप्शन, सी मैंने, आई मैंने इन्वेस्टमेंट,
आई के बाद क्या है? जी जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चा। और एक्स माइनस एम माने इसको बोलते हैं शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात, एक्स माइनस एम इक्वल टू शुद्ध निर्यात। इसके घटक भी बता दें, विकास का क्वेश्चन है। हाँ क्या था? हाँ इसके घटक बता दें। इसके बहुत सारे घटक हैं, समष्टि मांग के कारण या घटक है वो बहुत हैं, जिसमें एक है कंजप्शन डिमांड यानी कि उपभोक्ता मांग। तो परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय जो है इसमें आ जाएगा। आय बढ़ने पे उपभोग बढ़ेगा यानी कि एमपीसी का प्रभाव बढ़ेगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगा। आपका अगर इनकम बढ़ता है तो एमपीसी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कंजप्शन डिमांड यानी कि उपभोग मांग। जैसे भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा है निवेश मांग, इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय। इन्वेस्टमेंट कहाँ कीजिएगा? मशीन पर, फैक्ट्री पर, उपकरण पर यानी कि पूंजीगत वस्तुओं पर। अगर ब्याज दर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको जी बोलते हैं। तो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च होता है उसको सरकारी व्यय बोलते हैं। रोड बनता है, नली बनता है, ओवरब्रिज बनता है, फ्लाईओवर बनता है, स्कूल कॉलेज खसरा ठिकाना बनता है। मान चलो कि रोशन आर्मी में चल गया, सरकारी बात से एक पैसा कटाएगा, तो वो भी जो है सरकारी व्यय। सरकारी पैसा से बाहर कर सकता है। तुम लोग भावनाओं को समझो ना। नहीं पलामू के मास्टर हैं, वर्ड पे मत जाओ, इमोशन पे जाओ। देखो धनिया पुदीना इमोशन यहाँ मत लाना। अभी अदरक लहसुन पे सीमित रहो, गर्मी का दिन है तब ठंडा लगे। गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन तो सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सरकारी के। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। तो निर्यात और आयात के अंतर को क्या बोलते हैं? शुद्ध निर्यात बोलते हैं। निर्यात बढ़ेगा तो समष्टि मांग बढ़ेगी और आयात बढ़ेगा तो समष्टि मांग घटेगी। तो कहने का मतलब है कि समष्टि मांग को प्रभावित कौन कौन करेगा? तो पहले तो प्रभावित कर देगा रोशन। कैसे? नहीं, जनसंख्या बढ़ता है तो उससे प्रभावित होगा। तो जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो समस्त मांग जो है वो प्रभावित होगा ना। अरे भाई अगला नंबर सोचने का ना है, ब्याह होगा 40-50 50 बच्चे होंगे। इतना हम लोग से बड़ा है, मेरा नाम लीजिए। तो 2-4 तो बच्चे आगे तुम्हें ना हो। आगे कौन है देखो तो सर आगे बैठला हो जाएगा। तो 2-4 तो बच्चे होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा, तो इससे समस्त मांग प्रभावित होगा। हम लोग चाहते हैं आय का वितरण, मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं, कर नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति और उपभोक्ता का विश्वास। अगर हमको विश्वास है कि फलाना जरूर अदरक खाया होगा तो मान के चलो कुछ चाय पी के आया होगा। अदरक देखो शिवम अदरक खा के आया है। चाय में अदरक नहीं डला ठंडा जी। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें जो हैं समस्त मांग को प्रभावित कर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन नेपच्यून क्या है? ऑपरेशन क्या कौन सा है? नेपच्यून स्फीयर। ने आधा प आधा च यू न। यहाँ नेताएं लिख दिया था कौन तो तय था सर लिखा हुआ नेपच्यून होता है ने आधा प आधा च पूरा यू न। अरे नेपच्यून ग्रह है। तो यहाँ एगो रोशन आया था लिख दिया नेताएं स्फीयर क्या है। हम सर जो क्वेश्चन में था वही ना हम लिखेंगे। नहीं ठीक है, हम कोई देर के लिए हम डिस्परेशन में चले गए थे, किसको हम डिस्करेक्शन कैसे करेंगे।
तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जो है 2 मई 2011 को शुरू हुआ है, 2011 को। और ये पाकिस्तान के एटमाबाद में चलाया गया एक स्पेशल विशेष अभियान था, जो कि सैन्य अभियान था। एटमाबाद में पाकिस्तान का एक जगह है एटमाबाद, वहां पे एक स्पेशल सैन्य अभियान चलाया गया, जिसको हम लोग ऑपरेशन नेपच्यून के नाम से जानते। कौन चल रहा था? आ रहे हैं ना, सबर करो। इसका उद्देश्य था 9/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, यानी कि जिंदा या पकड़ लेना या उसको मार देना। और इसके मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि संचालन कर रहा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी अंग्रेजी में जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अंग्रेजी में संयुक्त राज्य अमेरिका। गजबे करता है जी। और इसमें सैन्य इकाई जो काम कर रही थी, वो काम कर रही थी हिंदी में यूएस नेवी सील्स, यानी कि सील टीम 6। अमेरिका का जो यूएस नेवी सील्स के नाम से एक टीम है, वही काम कर रही है। और उसको अंग्रेजी में कहते हैं सील टीम 6, SEAL, सील टीम 6। और स्थान तो पता ही है, एटमाबाद, जो पाकिस्तान में पड़ता है। लक्ष्य भी पता होगा, OBL, ओसामा बिन लादेन। परिणाम ये हुआ कि OBL निकल लिया, मारा गया, परमानेंट निकाल दिया गया। हाँ, वो मारा गया। और इसके टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लगभग 40 मिनट हमला हुआ। 40 मिनट ऑपरेशन नेपच्यून जो है 40 मिनट चला था। सोचो कितना देर चला हो। केवल एक आदमी, हाँ, एक आदमी को मारने के लिए 40 मिनट ऑपरेशन चलाना पड़ा। समझ रहे हो? 40 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटा 20 मिनट का। और इसके लिए पहले कोप्टर को चीजें नहीं होता है, उड़ने वाला, हाँ, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। और हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? पुष्पक विमान, स्टील ब्लैक हॉक, स्टील ब्लैक हॉक। तो इसकी पृष्ठभूमि में अगर चले जाइए तो 9/11 का हमला था, और CIA को जानकारी मिला कि वो एटमाबाद में छिपा हुआ है ओसामा बिन लादेन। तो अमेरिकी कमांडो जो थे वो अफगानिस्तान में रह रहे थे उस समय, वहां से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। कहाँ? पाकिस्तान पहुंचते हैं, और पाकिस्तान को सूचना भी दिया जाता है। पाकिस्तान को बिना बताया पाकिस्तान में घुस के और ये ऑपरेशन को चलाया जाता है, और शव को इस्लामिक परंपरा के अनुसार समुद्र में दफना दिया जाता है। समुद्र में फेंक दिया जाता है? दफना दिया। समुद्र में कैसे दफनाएगा सर? दफनाएगा कुदारी से बालू निकाल के माटी ढांप दिया। समुद्र के गजबे करते हो समुद्र के किनारे। हाँ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो कुछ दिनों के लिए अमेरिका पाकिस्तान में तनाव चला। हाँ, अब दादा और पोता में तनाव चल के क्या उखाड़ लेगा? पोता कुछ कर सकता है नहीं। कुछ दिन के लिए तनाव चला। पाकिस्तान के संप्रभुता में भी सवाल आया कि भाई उसकी सोसाइटी कहाँ गई? तो घर में उसको मार के सोसाइटी नहीं ना बचा। और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका की एक बड़ी सफलता इसको मानेंगे। तो ये अमेरिका का एक लड़ाई था, जिसको ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहा गया। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत के नागरिक आप लोग हैं सब बोल रहे हैं, लिख के कल नहीं एतवार भारत नागरिक आप लोग हैं। तो बताइए कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन है? तो सबसे पहले कि दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उसका क्या % हम अकेले हैं?
20% से ज्यादा ही हम लोग होंगे, 18% लोग ना, 800 करोड़ में 150 करोड़, 18% मार्क्स है। तो भारत का जो पहला कारण है जनसंख्या। भारत दुनिया की जनसंख्या का 6ठा भाग अकेले भारत में निवास करती है, तो भारत को भी उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में है, इसलिए भी उसको स्थान मिलना चाहिए। तीसरा कि भारत का वैश्विक शांति में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विश्व में जब भी माहौल गर्म हुआ है तो हमेशा उसको भारत ठंडा करने के लिए बर्फबारी कर दिया। तो भारत दुनिया भर में लगभग 50 से ऐसे अधिक अभियान हुए हैं जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक सैनिक भारत भेज के उसको शांत कराया है। 200 से अधिक, 2 लाख, 50 अभियान में 200 जाएगा जी। तो दुनिया भर के 50 अभियानों को शांत कराने के लिए भारत ने लगभग 2 लाख सैनिकों को भेजा है। यानी कि वैश्विक शांति में भारत के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है और G20 का सदस्य है, तेजी से बढ़ता हुआ GDP है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का कद जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे विपक्ष के नेता भी जाते हैं तो इटली में भाषण दे देते हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री का कहना ही नहीं है, तो इटली के मैंने महीना में कितना बार विदेश आता है उससे कोई गारंटी नहीं है। उनका तो घर है इटली है। भारत के पास परमाणु बम है, यानी कि हमारे पास सामरिक क्षमता की भी कमी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा स्पष्ट रुख है, देखेंगे तो ठोक देंगे। नैतिक नेतृत्व भी है हमारे पास, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। और गुणनिरपेक्षता हो गया, रणनीतिक स्वायत्ता हो गया, संवाद हो गया, हम उसको बात करते हैं। क्षेत्रीय संतुलन की भी आवश्यकता है। एशिया से भारत को, दक्षिण एशिया से तो कोई नहीं है अभी, तो दक्षिण एशिया से भारत इकलौता दावेदार है। चीन को लोग अपने टीम नहीं मानते, लोग उसको एशिया का सदस्य नहीं मानते हैं, और दक्षिण एशिया का तो बिल्कुल नहीं मानते। दक्षिण में है कब, तो दक्षिण एशिया से भारत को चाहिए ना बैलेंस बनाने के लिए, तो दक्षिण एशिया से भारत उसका दावेदार है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी है, अमेरिका का समर्थन है, रूस का समर्थन है, फ्रांस का समर्थन है, ब्रिटेन का समर्थन है, जापान का समर्थन है, जर्मनी का समर्थन है। यानी कि जो G4 देश हैं वो भारत को हमेशा सपोर्ट करते हैं, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। बस एक चाइना है, तो चाइना है, उसका जिंदगी बहुत लंबा नहीं है, चुंग है। चाइनीज आइटम तो कहीं में जा सकता है, अब नहीं जाएगा तो टेंशन मतलब हम कोई प्रधानमंत्री बनेंगे उसको नक्शे से हटा, हम तो रक्षा मंत्री बना दीजिएगा, तुमको प्रेसिडेंट बना देंगे। तुम्हारे पास सेना पर तुम ही तो रहोगे। अगर दूसरा कोई प्रेसिडेंट बन गया तो फिर कहेगा कि नहीं नहीं हमला मत कीजिए, अपना आदमी रहेगा तो सेटिंग करके मार देंगे। तो ये है इसके पक्ष में। उसके बाद एक और प्रश्न आया है, किसका प्रश्न है? मुगल काल। प्रश्न किसका है? बहुत महिलाओं पे तुम ध्यान देते हो। चंदन जी का महिलाओं पे विशेष ध्यान है, बोले कि सारे क्वेश्चन पुरुषों वाला है, महिला का क्वेश्चन नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मुगल काल में शाही महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन है, तो उनकी भूमिका बहुत थी। सबसे पहले राजनीतिक भूमिका की बात करते हैं, तो सत्ता संतुलन में मुगल काल में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान माना गया है। जैसे महम अनगा जो थी अकबर की धाय माँ थी, और अकबर पे सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी उसी माँ का रहा है। नूरजहां, नाम सुने ही होंगे आप लोग, जिसके शासन में वास्तविक सत्ता का केंद्र था। सिक्कों पे नूरजहां का ही नाम मिलता है। राजा भले कोई था लेकिन नूरजहां ही शासन को चलाती। जहां आरा बेगम शाहजहां का प्रमुख सलाहकार रही थी। तो कहने का मतलब है कि राजनीति में भी इनको अच्छा स्थान मिला था महिलाओं को। प्रशासनिक भूमिकाओं की बात की जाए तो जागीरों का प्रबंधन करने का उल्लेख भी महिलाओं के द्वारा ही मिलता है। जैसे नूरजहां की जागीरें और आदेश सर्वविदित हैं, जहां आरा द्वारा बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों का देख रेख किया जाता। कूटनीतिक भूमिका की बात की जाए
तो शाही महिलाएं विदेशी राजदूतों से संवाद करती थी, ताकि मीडिएटर वही थी। तो जैसे नूरजहां को फारसी और अन्य भाषाओं का ज्ञान था, तो वो संवाद करना उनके लिए आसान होता था। आर्थिक सुरक्षा की बात की जाए तो बिजनेस में भी वो सक्रिय थे, व्यापार में भी सक्रिय थे। जहाज, कारखाने, व्यापारिक नेटवर्क उन्होंने विकसित किए अपने समय में। खास करके नूरजहां और जहांआरा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्वेस्टमेंट का भी अनुभव था। सांस्कृतिक और स्थापत्य की बात की जाए तो नूरजहां ने का जो इत्मीनान उल औला का मकबरा है, जहांआरा का दिल्ली की चांदनी चौक योजना है, आज भी चांदनी चौक है दिल्ली में, जो जहांआरा का प्लान था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नेमा की रचना ही कर डाली। तो कहने का मतलब है कि धार्मिक की बात की जाए तो जहांआरा सूफी भक्ति के लिए प्रचलित रही। शाही मदरसों और खानकाहों में उन्होंने अनुदान दिया। तो मुगल काल में शाही महिलाओं की भूमिका अच्छी थी, सुंदर थी, और वो वहां पे बाकी कालखंडों से अच्छे परिस्थितियों में थी। आज इतना ही, मिलते हैं सोमवार को।